जरा एक भव्य सिनेमाई दृश्य की कल्पना कीजिए। मध्य एशिया के बर्फीले पहाड़, लहराते हुए शाही झंडे और 1483 के फरगना का वो सुनहरा सूरज। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखने वाले लड़के की जिसकी कहानी किसी भी हॉलीवुड एपिक से कम नहीं है। इस एक्सप्लेनर में हम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद की उस उच्च दाव वाली ऐतिहासिक गाथा को गहराई से समझेंगे जिसने आगे चलकर भारतीय उपमहाद्वीप का पूरा इतिहास ही पलट कर रख दिया। अब जरा इस बेहद तनावपूर्ण और नाटकी माहौल को अपने दिमाग में लाइए। साल है 1494। वो बर्फीले और दुर्गम पहाड़, शाही दरबार खचाखच भरा है और उस विशाल सिंहासन पर बैठा है महज 11 साल का एक बच्चा। अपनी दादी एहसान दौलत बेगम के मार्गदर्शन में ये युवा ज़हीरुद्दीन तलवारबाजी और घुड़सवारी सीखते हुए अपनी उस नियति की ओर पहला कदम बढ़ा रहा है जो आगे चलकर दुनिया का नक्शा बदलने वाली थी। ठीक है, तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। ऐतिहासिक दस्तावेज स्पष्ट बताते हैं कि इस लड़के का असली नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद था, लेकिन अपनी भयंकर और निर्भीक लड़ाइयों के कारण इसे तुर्की भाषा में बाबर कहा जाने लगा, जिसका मतलब होता है बाघ। तैमूर की मौत के बाद मध्य एशिया कई छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था और ऐसे ही एक छोटे से राज्य से उठकर इस बाघ ने अपनी एक अलग और खूंखार पहचान बनाई। अब ये शख्स इतना आक्रामक योद्धा कैसे बना? इसका जवाब इसके खून में छिपा है। जरा इसकी इस दोहरी शाही वंशावली पर नजर डालिए। एक तरफ पिता उमर शेख मिर्जा, जो महान तैमूर के वंशज थे, और दूसरी तरफ मां कुतलुग निगार खानम, जो सीधे चंगेज खान के वंश से आती थीं। तुर्क और मंगोल, इन दोनों राजवंशों के खून ने मिलकर उसे एक बेहद घातक चगताई तुर्क पहचान दी। इसके शुरुआती जीवन की रफ्तार अगर आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जन्म से लेकर 11 साल की उम्र में राजा बनने तक और फिर 1501 में उस विशाल समरकंद पर कब्जा करने तक सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। और फिर आता है 1507 का वो सिनेमाई मोड़, जब उसने काबुल की ओर रुख किया और अपने पूर्वजों की पुरानी मिर्जा उपाधि को हमेशा के लिए त्याग कर खुद को बादशाह घोषित कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर बाबर का ध्यान भारत की तरफ क्यों गया? असल में मध्य एशिया के युद्धों ने उसे अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। 1519 में बाज़ौर अभियान से इसकी शुरुआत हुई। जरा सोचिए, उस उड़ती हुई धूल के तूफान और भेड़ा के किले की टूटती हुई दीवारों के बारे में। ये वो वक्त था जब भारत ने पहली बार तोपों की गर्जना और बारूद का खौफनाक नजारा देखा। और इसी बीच दौलत खां लोधी, आलम खां लोधी और मेवाड़ के राणा सांगा के निमंत्रणों ने उसे भारत की मुख्य भूमि में खींच लिया। और फिर आता है 1526 का ऐतिहासिक पानीपत का प्रथम युद्ध। एक एरियल व्यू से इस युद्ध के मैदान की कल्पना कीजिए। इब्राहिम लोधी की एक बहुत विशाल सेना है और उसके सामने है बाबर की एक छोटी लेकिन गजब की अनुशासित टुकड़ी। बाबर ने यहां तुगलमा नीति का इस्तेमाल किया, एक ऐसी अर्धचंद्राकार यानी सेमी सर्कुलर सैन्य संरचना जिसने दुश्मन को चकमा देकर दोनों तरफ से घेर लिया। ये रणभूमि की एक बेहद अराजक लेकिन पूरी तरह से सोची समझी तस्वीर थी। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार ढंग से दिखाती है कि कैसे तकनीक ने इतिहास को पलट कर रख दिया। बाबर ने उस्मानी विधि या रूमी तोपखाने का इस्तेमाल किया। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान के नेतृत्व में जब इन विशाल तोपों ने आग उगलना शुरू किया तो धमाकों से इब्राहिम लोदी के युद्ध वाले हाथी बुरी तरह घबरा गए और अपनी ही सेना को कुचलने लगे। नतीजा, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का वो इकलौता शासक बन गया जो युद्ध के मैदान में लड़ते हुए मारा गया। लेकिन इस युद्ध के खौफनाक शोरगुल के बाद हमें बाबर का एक बिल्कुल अलग और थोड़ा हैरान करने वाला पहलू देखने को मिलता है। पानीपत की इस विशाल जीत का जश्न मनाने के लिए उसने अपने पसंदीदा शहर काबुल के हर एक निवासी को चांदी का एक एक सिक्का बांटा। एक क्रूर योद्धा का ये उदार चेहरा ही था जिसकी वजह से उसे कलंदर यानी दानी की उपाधि दी गई। अब इतिहास के इन ताबड़तोड़ युद्धों को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, राइट? लेकिन हमारे स्रोत दस्तावेज में एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। पान खा चांद के घर। जी हां, पान से पानीपत 1526, खा से खानवा 1527, चांद से चंदेरी 1528 और के घर से घाघरा 1529। बस इस एक लाइन से आप बाबर के इन 4 सबसे महत्वपूर्ण और हाई स्टेक्स युद्धों को हमेशा के लिए अपने दिमाग में लॉक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खानवा की अग्नि परीक्षा 1527, राजपूती कवच के खिलाफ बाबर की सबसे बड़ी और अंतिम चुनौती। जरा उस विशाल युद्ध के मैदान की कल्पना कीजिए। आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं और सामने राणा सांगा के नेतृत्व में चमकते राजपूती कवच पहने एक बेहद मजबूत संयुक्त सेना खड़ी है। हार का डर साफ नजर आ रहा था।
तब बाबर ने कुछ बहुत ही चरम मनोवैज्ञानिक कदम उठाए। उसने तमगा नाम का सैन्य कर हटा दिया, शराब पर पूरी तरह बैन लगा दिया, शराब के बर्तन तोड़वा दिए और अपनी सेना में जोश भरने के लिए जिहाद का नारा दिया। इस जबरदस्त भिड़ंत में अंततः बाबर विजयी हुआ और उसने गाजी यानी युद्ध के विजेता की उपाधि धारण की। इसके तुरंत बाद के 2 साल भी किसी एक्शन थ्रिलर से कम नहीं थे। 1528 का चंदेरी का युद्ध, जहां रात के अंधेरे में महज मशालों की रोशनी में मेदिनी राय के किले को भेदा गया। किले की दीवारों पर चढ़ते सैनिकों का वो दृश्य बेहद नाटकीय था। और फिर 1529 में घाघरा का युद्ध, तोपों के धुएं से घिरे कीचड़ भरे नदी के तटों पर बाबर ने अफगानों को हराया। ये जमीन और पानी दोनों पर लड़ा गया एक बेहद यथार्थवादी संघर्ष था। तो युद्ध के मैदान से परे भी एक दुनिया थी, एक विद्वान, एक कवि और एक बेहतरीन वास्तुकार की दुनिया। खून खराबे और धूल मिट्टी से बाहर निकलकर जरा इस शांत सुनहरे सूर्यास्त वाले नजारे को देखिए। बाबर सिर्फ एक सेनापति नहीं था, वो सम्मित 4 बाग शैली का जनक था, जिसने आगरा में आरामबाग बनवाया। उसने सड़कों को मापने के लिए गज़े बाबरी का मानकीकरण किया। उसी के निर्देश पर वास्तुकार मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। और वास्तुकला ही नहीं, वो एक शानदार कवि भी था, जिसने मुबैयान नाम की एक पूरी पद्य शैली ही इजाद कर दी। इस तस्वीर पर ध्यान दीजिए, इसमें 4 बाग शैली की वो शांति और समरूपता साफ दिख रही है। बहते पानी की कितनी सुव्यवस्थित प्रणाली है, फव्वारे हैं, फूल हैं। एक ऐसा इंसान जो अपनी पूरी जिंदगी युद्धों के खौफनाक माहौल में बिताता है, उसका वास्तुकला और प्रकृति को लेकर ऐसा नजरिया होना वाकई हैरान करने वाला है। इतिहास के नजरिए से ये संख्या 7 बहुत दिलचस्प है। मोमबत्ती की रोशनी में बैठकर बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी खुद की आत्मकथा लिखी, तुजुक-ए-बाबरी। इसमें उसने भारत का जो नक्शा खींचा, उसमें उसने स्पष्ट रूप से 5 मुस्लिम और 2 हिंदू राज्यों का जिक्र किया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उसने विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय को अपने समय का सबसे शक्तिशाली समकालीन शासक माना था। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि बाबर की ये विरासत उसके 4 बेटों के पदानुक्रम में कैसे बटी। ये वंशवृक्ष दिखाता है कि उसका प्रभाव कैसे आगे बढ़ा, और इसी से ये भी पता चलता है कि कैसे सालों बाद अकबर के समय में अब्दुल रहीम खान ए खाना ने बाबर की इस तुर्की आत्मकथा को फारसी में ट्रांसलेट किया, जिसे आज हम बाबरनामा के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे ये बादशाह बूढ़ा और कमजोर होता गया, उसने अपने मृत्यु से पहले ही अपने सबसे बड़े बेटे हुमायूं को अपना वारिस चुन लिया। बाकी 3 बेटे थे, कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं को एक बहुत बड़ा साम्राज्य तो मिला, लेकिन वो अंदर से बटा हुआ और खंडित था। और सबसे बड़ी बात, अफगान विद्रोहियों के रूप में अभी भी एक बहुत बड़ा खतरा उनके दरवाजे पर खड़ा था। और अंततः 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। शुरुआत में उसे उसी आराम बाग में दफनाया गया जो उसने खुद आगरा में बनवाया था, लेकिन कुछ समय बाद उसकी आखिरी इच्छा को पूरा करते हुए उसकी कब्र को आगरा से सीधा काबुल शिफ्ट कर दिया गया। तो इस पूरी कहानी